Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सेल डिवीजन, जिसमें हम माइटोसिस के बारे में जानेंगे। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, जो सेल है उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है और ये जो लाइफ साइकिल है उसे हम सेल साइकिल के रूप में कह सकते हैं। जब भी सेल अपनी मदर सेल से डेवलप होती है, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करती है और वापस दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। सेल जब डिवाइड होने होती है तब उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चेंजेस होते हैं और उस सेल को ग्रो करना होता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसे कॉपी करना होता है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जब सेल फिज़िकली स्प्लिट हो जाती है दो डॉटर सेल के अंदर, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत सारे एंजाइम से कंट्रोल्ड होता है। सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे उसे ऑर्गेनाइज्ड करना होता है। और ये जो पूरा का पूरा सेल डिवीज़न है ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सेल साइकिल जो है ये एक लीनियर पाथवे नहीं है, एक सीधा पाथवे नहीं है, बल्कि ये एक राउंड पाथवे होता है, क्योंकि जो दो डॉटर सेल्स होती हैं वो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस वापस स्टार्ट कर देती हैं जब वो डेवलप होती हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है उनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है और क्रोमोसोम है, इन सब के अंदर सेल साइकिल के सारे चेंजेस होते हैं। सेल साइकिल के बेसिक दो फेज हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, जिसे हम M फेज भी कहते हैं। इंटरफेस के अंदर जो सेल है वो ग्रो करती है, क्योंकि जब उसे डिवाइड होना है तो उसको पहले साइज़ को एनलार्ज करना होता है। सेल ग्रो होती है और उसकी प्रिपरेशन होती है डिवीज़न की। इसके अलावा इसके अंदर कॉपी होता है DNA का। DNA जो है क्योंकि डबल होने वाला होता है, तो इसके अंदर DNA का डुप्लीकेशन होता है इंटरफेस के अंदर। दूसरा जो फेज़ है उसे हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसके अंदर DNA सेपरेट होता है और दो सेट्स DNA के बन जाते हैं और इसके अलावा साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो नई डॉटर सेल्स बनाता है। इंटरफेस सेल साइकिल की लार्जेस्ट पार्ट होता है और जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये सेल ग्रो करती है और उसका जो DNA है वो डुप्लीकेट हो जाता है, उसकी एक कॉपी बन जाती है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि माइटोटिक फेज़ और दूसरे माइटोटिक फेज़ के बीच वाला जो फेज़ है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपरेशंस होता है प्रोटीन्स का, RNA का। और यहाँ पर जब नेक्स्ट माइटोसिस स्टार्ट होने वाला होता है तो वो सारे के सारे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे इंटरफेस के अंदर होते हैं। ये जो इंटरफेस है ये 3 स्टेप्स में होता है और जब इंटरफेस के अंदर जब ग्रोथ होनी होती है, जब प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, सेल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, तो ये सारे के सारे जो कंट्रोल है ये 3 फेज़ के अंदर होता है, जैसे हम G1, S एंड G2 फेज़, 3 फेज़ में इंटरफेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेल साइकिल को देख सकते हैं। पूरी सेल साइकिल यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस जो स्टेज है उसे हम 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है G1 फेज़, दूसरा है S फेज़ और तीसरा है G2 फेज़। अब यहाँ पर जैसे ही G2 कंप्लीट होता है वैसे ही सेल जो है वो माइटोटिक फेज़ के अंदर M फेज़ के अंदर एंटर कर जाती है, जो कि 4 भाग से मिलकर बना है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। टीलोफेज़ जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही सेल जो है वो सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज़ की। G1 फेज़ जो है इस तरीके से पूरा होती है इंटरफेस की, जिसे हम अप्रोच है सेल साइकिल कहते हैं।
और अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक वे में देखें तो उसके अंदर बहुत थोड़ा सा चेंज हमें दिखाई देगा। हालांकि जीवन स्टेज के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है और सेल का जो ग्रोथ है वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोमल जो डीएनए है उसके जो ब्लॉक्स हमें जो बनाने के लिए चाहिए डीएनए के लिए वो सारे के सारे बनने शुरू हो जाते हैं। उसके जो प्रोटीन्स हैं इससे जुड़े हुए डीएनए से जुड़े हुए जो प्रोटीन्स हैं उनका भी सिंथेसिस इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फेज़ आता है एस फेज़। एस फेज़ जो है उसे हम सिंथेटिक फेज़ कहते हैं क्योंकि और ये जो फेज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा और जब सेल डिवाइड करनी है तो डीएनए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इस फेज़ के अंदर जो एस फेज़ है ये सबसे लार्जेस्ट होता है इंटरफेज़ के अंदर। इसमें जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट आती है G2 फेज़। G2 फेज़ यानी ग्रोथ फेज़ 2। ग्रोथ फेज़ 2 के अंदर क्या होता है, जितनी भी पूरा जो सेल साइकिल होना है उसके लिए जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं जो कि क्रोमोसोम के मैनिपुलेशन के लिए चाहिए। इसके अलावा कई सेल ऑर्गेनेल का भी डुप्लीकेशन हो जाता है इसके अंदर और इसके अलावा बहुत सारे माइटोटिक एंजाइम्स जो हैं उनका भी इसके अंदर सिंथेसिस हो जाता है। माइटोटिक फेज़। अब जैसे ही सेल इंटरफेज़ कंप्लीट करती है वैसे ही सेल माइटोटिक फेज़ में एंटर करती है। G2 फेज़ के बाद माइटोटिक फेज़ आता है। माइटोटिक फेज़ ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर डीएनए का जो डुप्लीकेशन हुआ था उन क्रोमोसोम डुप्लीकेट क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है, वो आपस में सेपरेट होते हैं और मूव करते हैं और दो आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं। तो ये पूरा का प्रोसेस जिसमें कि सेग्रीगेशन क्रोमोसोम्स का होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट जो पोर्शन है इसका उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं या न्यूक्लियर डिवीज़न कहते हैं। फर्स्ट में न्यूक्लियर का डिवीजन होगा और बाद में हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं जिसमें कि सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट फेजेस। इसका फर्स्ट जो फेज़ है माइटोटिक फेज़ का उसे हम प्रोफेज़ कहते हैं। प्रोफेज़ जो है वो न्यूक्लियर फर्स्ट फेज़ होने के साथ साथ इसके अंदर जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप में होते हैं। वो धीरे धीरे न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, डिसएसोसिएट आपस में होने लग जाती है और छोटे छोटे वेसिकल्स इसके बन जाते हैं। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी स्मॉल वेसिकल्स में डिवाइड हो जाती है। सेंट्रोमियर जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में कॉइलिंग उनकी बीच में हो जाती है, टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं और इसके साथ में जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो डेंस होना स्टार्ट हो जाता है और हमें क्रोमोसोम के फॉर्म्स क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, क्रोमोसोम्स में। तो और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोमल जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेग्रीगेशन के लिए जो तैयारी है वो भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं प्रोफेज का। सेंटर में आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस साथ में क्या है, उसकी जो वॉल है वो क्या है, डिसएसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये उसके साथ साथ थिकन होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हो जाते हैं
यहाँ पर आप देखिए ये जो क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बन गए और यहाँ पर जो न्यूक्लियर वॉल है वो डिसअपियर या डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बात करते हैं जो फाइबर्स हैं उसका प्रोमेटाफेज यानी कि मेटाफेज से पहले वाली राउंड है। यहाँ पर अंदर फर्स्ट स्टेज में हम देखते हैं न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो चेंजेस हैं, प्रोटीन जो है वो अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर से और उसे काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो जाता है। काइनेटोकोर क्रोमोसोम को अटैच करने में हेल्प करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाती है और क्रोमोसोम्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके अंदर जो प्रोमेटाफेसिक स्पिंडल्स हैं वो लगातार इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और पूरा एक जो नेटवर्क है साइटोप्लाज्म के अंदर वो बना लेते हैं। स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड हो जाते हैं सेंट्रोमियर तक और इसके अलावा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कांटेक्ट में आ जाते हैं काइनेटोकोर के। एक बार अगर ये माइटोटिक फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये और इनका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये एंगेज नहीं होते क्रोमोसोम के पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के और इनके अंदर जो माइक्रोट्यूबुलर चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम प्रोमेटाफेज का जो क्रोमोसोम है उसे हम देख सकते हैं। माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बन गए हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से अटैच हो गए हैं जिसे हम काइनेटोकोर कह रहे हैं। और ये जो काइनेटोकोर है वो सेंट्रोमेरिक जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन प्लस साथ में इसके अंदर जो स्पिंडल्स फाइबर है ना और काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो जाता है। मेटाफेज प्रोमेटाफेज के बाद का स्टेज है। इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं और क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में आ जाता है न्यूक्लियस के एकदम सेंटर में एक सेंट्रिक प्लेट का फॉर्मेशन करता है जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेंटर में अलाइन हो जाते हैं और यहाँ पर जो क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो नेक्स्ट फेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि अब यहाँ पर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेटाफेज़ एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम अलाइन हो गए हैं। अलाइन होने के बाद इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। मेटाफेज़ के अंदर हम चेंज फेज़ भी कहते हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम है इनका सारा अलाइनमेंट के साथ साथ जो इसका इक्वेटोरियल जो प्लेट बनती है वो दोनों पोल्स के एकदम सेंटर में होती है। तो उसके बाद जो सेपरेशन होगा क्रोमोसोम का तो वो आसान हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो बहुत टाइटली अटैच रहती हैं आपस में और इनको अटैच करने में कोहेजन जो प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जो मेटाफेजिक प्लेट है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर एक सेंटर में ये प्लेट फॉर्म हो गई है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में आ गए हैं। तो अब ये इनका अलाइनमेंट हो गया है इसलिए इनका सेपरेशन आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से एनाफेज प्लेट का फॉर्मेशन एनाफेज के अंदर पेयर्ड जो क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन होता है। वहाँ कहाँ से होगा? काइनेटोकोर्स के। और ये जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम का जो सेट्स है वो अपोजिट साइड्स में सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। इनका जो मोशन जो है वो मूवमेंट जो स्टार्ट होता है उससे एक कॉम्बिनेशन बनता है, काइनेटोकोर का मूवमेंट होता है और स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो श्रिंक होते जाते हैं। इनके अंदर जो फिजिकल जो इंटरैक्शन है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल से उसके कारण ये सारा का सारा मूवमेंट होता है। एनाफेज के अंदर हम अपवर्ड फेज भी इसको कह सकते हैं और कोहेजन जो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट कर देते हैं। और कोहेजन प्रोटीन अभी हमने जाना था कि ये मेटाफेज के अंदर उनको सिस्टर क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने का काम करता है और जैसे जैसे कोहेजन प्रोटीन डिग्रेड होता है तो दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो क्रोमेटिड है
है ना, उसे हम क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। और ये रैपिडली पुल हो जाते हैं और इनके अंदर जो विजिबली इलोंगेटेड इनकी जो शेप होती है वो हमें आसानी से दिखाई देती है। और पोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और मेटाफेजिक प्लेट से ये धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। एनाफेज का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। एनाफेज के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेपरेट हो गई हैं और पोल्स की तरफ इनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। इनका जो मूवमेंट है उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स और लॉज दिए गए हैं, उसको हम एक सेपरेट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एनाफेज के अंदर जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया है दोनों पोल्स की तरफ। टीलोफेज डिटैच होकर पोल्स की तरफ फेज को डिस्टेंस फेज के रूप में भी जानते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स जो हैं ऑपोजिट पोल्स पर जाएंगे और वहाँ पर जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वापस कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन मटेरियल बनना स्टार्ट हो जाएगा। उनकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, डाइल्यूट होना वो स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर शेप है वो डिसअपियर हो जाती है। और इसके अलावा वहाँ पर नई मेम्ब्रेन बनने की तैयारी यानी कि साइटोकाइनेसिस की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर जो एनवलप है वो भी चारों तरफ से बन जाता है। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स अपीयर हो जाता है और एक पूरा का पूरा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है और चारों तरफ से मेम्ब्रेन बनने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टीलोफेज के अंदर दोनों तरफ जैसे ही क्रोमोसोम्स पहुँचे हैं वहाँ पर नई न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो गया, ये दोनों तरफ न्यूक्लियर वॉल बन गई। तो इस तरीके से यहाँ पर दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बनने शुरू हो गए हैं और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। और यहाँ पर किस तरह से हम साइटोकाइनेसिस होगा इस डायग्राम से समझ सकते हैं। एनिमल सेल में आप देखिए सेंटर में आप यहाँ पर ये पार्टीशन, ये दोनों तरफ से न्यूक्लियस के ये धीरे धीरे जो सेल मेम्ब्रेन है वो बढ़ना स्टार्ट करती है और अल्टीमेटली ये इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं। प्लांट सेल के अंदर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए ये प्लांट सेल के अंदर सेंटर में एक वेसिकल्स जो है वो अरेंज होना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बनना शुरू करती है सेल वॉल। यहाँ पे देखिए सेल प्लेट बन गई, पूरी की पूरी एक सेल प्लेट बनती है और ये सेल प्लेट दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। जबकि एनिमल सेल में जैसे ये एक सेल है और ये धीरे धीरे इस सेल के अंदर धीरे डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ये डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है दोनों तरफ से और दोनों तरफ से बढ़ने के बाद ये डिप्रेशन आपस में मिल जाता है और दो सेल्स बन जाती हैं। जबकि प्लांट सेल में एक जो सिंगल सेल है वहाँ पर सेंटर में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है और दो सेल्स बन जाती हैं। इस तरह दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम पूरे जो सेल साइकिल है उसको देख सकते हैं, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, और उनमें किस किस तरह से चेंजेस होते हैं इस टेबल के थ्रू हम देख सकते हैं। आज हमने सेल साइकिल के बारे में जाना कि किस तरीके से सेल जो है एक सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है और हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल, और वो किस तरह से रिप्रोड्यूस कर एक सेल से दो सेल कन्वर्ट होती हैं। थैंक यू।